ऑडियो 2 पुस्तक जड़ के भीतर विवेकवान चेतन, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शीर्षक मनुष्य के सहयोगी भी। पशु पक्षियों को पालतू और प्रशिक्षित बनाने का प्रयास किया जाए तो वे हमारे लिए साधक न रहेंगे, वरन सहयोगी के रूप में काम करके हमारी समृद्धि और शांति में सहायता प्रदान करेंगे। उन्हें नष्ट करने पर उतारू न रहकर यदि मानवीय प्रयत्न अन्य प्राणियों को प्रशिक्षित करने में लग जाए तो न केवल प्राणी मात्र के बीच सद्भावना का विस्तार हो सकता है, वरन विश्वव्यापी चेतना तत्व को अधिक गति से विकास की दिशा में बढ़ चलने का अवसर भी मिल सकता है। प्राणियों को प्रशिक्षित करने के लिए जहां भी प्रयत्न हुए हैं वहां आशाजनक सफलता मिली है। संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न आकृति प्रकृति के वानर पाए जाते हैं। अफ्रीका का गुएरेजा कोलोवस बंदर शरीर में तो 3 फुट का ही होता है, पर उसकी पूंछ शरीर से भी अधिक लंबी अर्थात 3.5 फुट होती है। हाथी जो काम सूंड से लेता है लगभग वैसा ही यह पूंछ से लेता है। दक्षिणी अमेरिका के हॉडलर वानर का स्वर बहुत तीखा होता है। 2 मील दूर तक उसकी आवाज सुनी जाती है और क्रोध, हर्ष, पीड़ा, कामोन्माद आदि की अनुभूतियां उसकी वाणी से सहज ही पहचानी जा सकती हैं। दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न क्षेत्र में पाए जाने वाले सिवाइडस वानर गिलहरी और उल्लू की आकृतियों के सम्मिश्रण से बने हुए अपने ढंग के अनोखे प्रतीत होते हैं। निशाचर डोरोकोलिस लंबी दाढ़ी वाला साकी देखने में सुंदर और अकल का पुतला कैपुचिन मनुष्य के साथ कुत्ते की तरह ही घुल मिल जाता है। वह बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, झाड़ू लगाना, बिखरी चीजों को संभाल कर रखना, पंखा चलना, घर की रखवाली जैसे छोटे मोटे घरेलू काम करने में मालिकों की सहायता करता है। ड्राइंग का अभ्यास करा दिया जाए तो वह खड़िया हाथ में लेकर सीखी हुई आकृति बिल्कुल सही बना देता है। बूली बंदर पर भेड़ जैसी ऊन होती है। मकड़ी की तरह हाथ पैर और पूंछ के सहारे यह एक डाली से दूसरी डाली पर उल्टी सीधी चाल से चढ़ता उतरता और उछलता रहता है। इसीलिए इस वानर का नाम स्पाइडर मंकी पड़ा है। गले की अतिरिक्त थैली में ढेरों फालतू आहार भरकर फिरते रहने वाले बंदर बोर्नियो में अधिक होते हैं। पूर्वीय गोलार्ध में पाए जाने वाले मैकेक और रहसिस जीवनी शक्ति और संतुलित मानसिक क्षमता वाले होते हैं। अंतरिक्ष उड़ान में एक समय इन्हीं का उपयोग किया गया था। कुत्ते जैसे मुंह वाले बेऊन अरब देशों में पाए जाते हैं। वे पेड़ पर चढ़ने की अपेक्षा जमीन पर रहने में सुख सरलता अनुभव करते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री कोलर ने अपने पालतू चिंपांजी सुल्तान की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए उसे कितनी ही गुत्थियां सुलझा सकने और अड़चनों का सही हल निकालने के लिए प्रशिक्षित किया था। वह अलमारी खोलकर अपने काम की चीजें निकालता और फिर बंद कर देता। लंबे बांस के सहारे ऊंची टंगी हुई चीजें उतारना उसे अच्छी तरह आता था। ऐसे ही वह और भी कई बुद्धिमानी के काम करता था। मैडम कोट्स का पालतू चिंपांजी रंगों के भेद उपभेद समझता था और प्रायः 30 तरह के हल्के गहरे रंगों का वर्गीकरण कर लेता था। रेखागणित की आकृतियों को पहचान लेने में भी उसने कुशलता प्राप्त कर ली थी। क्यूबा में मादाम अब्रू के पास एक विनोदी चिंपांजी था। वह जब पुरुषों को पास आते देखता तो अपनी मादा को फौरन छिपा लेता, किंतु कोई स्त्री पास आती तो मादा को प्रसन्नता पूर्वक फिरने देता। गोरिल्ला वनमानुषों में अग्रणी है। उसकी ऊंचाई 6 फुट होती है, किंतु दोनों हाथों को मिलाकर लंबाई 9 फुट तक जा पहुंचती है। वजन 400 से 600 पाउंड। यह तो 2.5 इंच मोटी लोहे की छड़ आसानी से तोड़ मरोड़ कर फेंक सकता है। इसकी पकड़ में किसी जानवर का कोई अंग आ जाए तो उसे एक ही झटके में उखाड़ कर फेंक सकता है। संसार प्रसिद्ध फिल्म किंग कॉन्ग में प्रमुख कर्तव्य एक भीमकाय गोरिल्ला का है। इस फिल्म को अत्यधिक ख्याति मिली। इस जाति का दूसरा वानर चिंपांजी अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान होता है। उसकी हर क्रिया से बुद्धिमत्ता और विचारशीलता टपकती है। अकारण उसे बेतुकी हरकतें करते नहीं पाया जाएगा। परिवार भी उसका व्यवस्थित रहता है। एक नर के साथ कई मादाएं सुख और सुरक्षा पूर्वक जीवन यापन करती हैं।
पालतू चिंपैंजी के साथ कभी पेचीदगी भरी स्थिति उपस्थित कर दी जाए तो वह उसे सहज ही सुलझा लेता है। जर्मनी में कुछ समय पूर्व एक विश्वविख्यात घोड़ा था, क्लेवर हॉर्स। वह जर्मन भाषा में पूछे गए गणित के छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर अपनी टाप के खटके मारकर देता था और दर्शक उसकी गणितज्ञ बुद्धि को देखकर चकित रह जाते थे। अमेरिका और फ्रांस में भी इस तरह के कई घोड़े हो चुके हैं। इनकी बुद्धिमत्ता जांचने के लिए पशु मनोविज्ञानी थॉर्नडाइक ने गंभीर अध्ययन किए हैं कि बुद्धि पर मनुष्य की ही बपौती नहीं है, वह बीज रूप में दूसरे जीवों के भीतर भी मौजूद है और यदि उन्हें उपयुक्त अवसर मिले तो वे अपनी बुद्धिमत्ता को बड़ी हद तक विकसित कर सकते हैं। तंजानिया अफ्रीका में पशु अभियंता मिस्टर जॉर्ज के मकान के पास ही पेड़ पर एक गिलहरी ने घोंसला बना रखा था। संसर्ग के प्रभाव से इस गिलहरी ने अपने में ऐसी आदतें उत्पन्न कर ली थी जिसमें देखने वाले को बड़ा कौतूहल होता था। शराब का चस्का उसे लग गया था। वह चुपके से आती और घर में रखी शराब की बोतलों के कॉर्क खोलकर मद्यपान का आनंद लेती। यह गिलहरी प्रायः अपना भोजन इस परिवार से ही प्राप्त करती थी, अस्त उसे समय और स्वाद का अभ्यास हो गया था। नियत समय ही वह भोजन करती और जो वस्तुएं खाने की शिक्षा दी गई थी उन्हें चुनकर ग्रहण करती। उसने कमोड में ही टट्टी जाना सीख लिया था। जब भी उसे मल त्यागना होता, नियत स्थान पर जाकर अपनी हाजत पूरी करती। इधर उधर मल विसर्जन करते उसे कभी नहीं देखा गया। मॉस्को के एक इंजीनियर अनातोली वाइको ने तो 2 कबूतरों को मशीनों के अच्छे और खराब पुर्जे पहचानने और उनका अंतर बता सकने की शिक्षा दी। इस पहचान का आधार त्रुटिपूर्ण पुर्जों से अलग ढंग के ऐसे कंपनों का निकलना था जो बहुत ही संवेदनशील मशीनों से पहचाने जा सकते थे। कबूतर उस अंतर को समझने में अभ्यस्त हो गए, अपने पालने वालों की अच्छी सहायता करने लगे। वाइको ने लिखा है, प्रशिक्षित कबूतर जिस बारीकी से यांत्रिक खराबी को पकड़ सकते हैं, उतनी जानकारी देने वाले निर्दोष उपकरण बहुत ही कठिनता से बनाए जा सकेंगे। शिशुमार नामक मत्स्य जाति जल का बहुत ही प्रेमी और सहयोगी प्रकृति का होता है। प्रयत्न करने पर वह मनुष्य के साथ हिल मिल जाता है और खुशी से पालतू बनकर रहने लगता है। जापानी मत्स्य विशेषज्ञ मसाइकी नहाजमा का कथन है कि यदि शिशुमार थलचर होते तो वे मनुष्य के लिए कुत्तों से भी अधिक स्नेही सहयोगी सिद्ध होते। वे अपने परिवार के साथ बहुत ही सज्जनता भरा व्यवहार करते हैं। शिशुमार कोई 30 तरह की ध्वनियां अपने मुख से निकाल सकते हैं और उनके आधार पर अपनी मनस्थिति का दूसरों को परिचय दे सकते हैं। शिकार पकड़ने के लिए दौड़ते समय वे कुत्ते की तरह भौंकते हैं। सफल होने पर बिल्ली की भांति म्याऊं म्याऊं करके खुशी जाहिर करते हैं। पेट भरने पर वे डकार लेते हैं, चटाक की ध्वनि के साथ ओठ चाटते हैं। विरोधियों को डराने के लिए पटाखा चलने जैसी आवाज करते हैं। सिखाने पर वे कई तरह के खेल करते हैं। सीटी बजाने पर उसका जवाब सीटी बजा कर देते हैं। शिशुमार को सिटाशियन वंश का व्हेल जातीय समझा जाता है। दिशाबोध और शब्द ज्ञान की उसे अच्छी जानकारी होती है। 25 गज दूरी से फेंकी हुई वस्तु को वह इस तेजी से पकड़ सकता है मानो उस वस्तु के साथ ही वह उड़कर आया हो। समुद्री खोज के लिए गहरे सागर तल में बने हुए अमेरिका खोज केंद्र सी लैब 2 के लिए एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में पालतू शिशुमार टैफी ने असाधारण सहायता की थी। थके हुए गोताखोरों को उनकी कमर में बंधी रस्सी मुंह में पकड़कर जहाज तक पहुंचा देने में भी पालतू शिशुमार बड़ा कौशल दिखाते हैं। वे मनुष्य की तरह हंस भी सकते हैं। ब्रिटिश नौसेना ने रिटायर होकर निरेफॉक के विचिंघम स्थान में फिलिप वेरे ने अपने 8 एकड़ के खेत में घरेलू चिड़ियाघर बनाया। उसका उद्देश्य पशु पक्षियों की प्रकृति का अध्ययन और उनकी नस्लों को सुंदर सुविकसित बनाने का मार्ग खोजना था। अपने विषय में रुचिपूर्वक तन्मय हो जाने के कारण वेरे ने दुर्लभ पशु पक्षी प्राप्त किए और उनकी प्रकृति के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त की। चिड़ियाघर की ख्याति फैली तो दर्शकों के झुंड भी अपने कौतूहल की तृप्ति के लिए वहां आने लगे और टिकट की आमदनी से चिड़ियाघर का खर्च चलने में सहायता मिलने लगी। रीछ और भेड़िए किस प्रकार सज्जन बनाए जा सकते हैं और बिलखने वाले पशुओं को विश्वस्त एवं स्नेही कैसे बनाया जा सकता है,
इस प्रयोग में उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है। वेरे की तत्परता ने उन्हें संसार के अनुभवी प्राणी विशेषज्ञों की पंक्ति में ला बिठाया। एग्लिया टेलीविजन कंपनी में प्राणी विशेषज्ञ की भूमिका में कितने ही कौतूहलवर्धक कार्यक्रम देते रहे। विंड इन द रीड्स नामक प्रख्यात फिल्म में उन्होंने प्रागैतिहासिक काल से लेकर अब तक प्राणियों के विकास और विनाश का महत्वपूर्ण चित्रण किया है। वेरे मात्र पशु पक्षियों के शोधकर्ता प्रयोक्ता मात्र नहीं है, वरन प्राणी मात्र के साथ मनुष्यों को अधिक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यूरोप में इस आंदोलन के सूत्रधार भी रहे हैं। उनकी पत्नी पैट इस कार्य में उनका भरपूर सहयोग करती रही। मत्स्य विशेषज्ञ स्ट्रेटर ने विभिन्न प्रकार के संगीत के मछलियों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का पर्यवेक्षण किया है। कुछ ध्वनियां तो मछलियों को इतनी प्रिय लगी कि वे उन्हें सुनकर उछलने कूदने और नाचने लगती। कुछ ध्वनियां उन्हें बिल्कुल पसंद न आई और वे जब बजती तो उपेक्षा पूर्वक मुंह मोड़कर अन्यत्र चली जाती। संगीत की विभिन्न ध्वनियों ने उनके शरीर पर भी भिन्न और विचित्र प्रभाव डाले। एक प्रकार के संगीत ने तो उनका वजन और विस्तार बढ़ाने में बहुत सहायता की। एक ध्वनि के कारण उनकी प्रजनन क्रिया दूनी हो गई तथा कहीं अधिक अंडे दिए। डॉक्टर फ्रैंक वार्डन ने मछलियों को रंग पहचानना सिखाया और यातायात के नियमों का अभ्यास कराया। वे अपने मालिक और दर्शक का अंतर करना सीख गई। मीनू जाति की मछलियां यह समझने लगीं कि किस प्रकार की आवाज सुनकर उन्हें क्या आचरण करना चाहिए। प्रोफेसर जेपी फ्रोलॉक ने मछलियों को संगीत सुनने का शौकीन बनाने में सफलता प्राप्त की है। वे तालाब में बिजली के तार डालते और संगीत के रिकॉर्ड बजाते रहे। आरंभ में मछलियों ने थोड़ा ही ध्यान उस ओर दिया, किंतु धीरे धीरे उसकी पूरी शौकीन हो गई। जैसे ही संगीत की ध्वनि होती वे चारों ओर से वहीं इकट्ठा हो जाती और ध्वनि केंद्र को लपकने का प्रयत्न करती। उन्होंने एक तालाब में कुछ मछलियां पाली। भोजन नियत समय पर दिया जाता और चारा डालने के पूर्व घंटी बजाई जाती। थोड़े दिन में घंटी और चारे का संबंध वे समझ गई और जब भी समय कुछ समय घंटी बजती तभी वे चारे के लिए दौड़कर इकट्ठी हो जाती। पशु पक्षियों को अपने ही प्राणी परिवार का सम्मानित सदस्य समझकर उन्हें सुखी, समुन्नत और प्रशिक्षित बनाने की दिशा में यदि हमारी प्रवृत्ति मुड़ सके तो न केवल जीव जगत का उपकार होगा, वरन मानवीय उदारता और सद्भावना का एक सुखद अध्याय प्रारंभ होगा। विश्व चेतना में सदाशयता की वृद्धि करने के प्रयास करके मनुष्य घाटे में नहीं वरन नफे में ही रहेगा। नए सहयोगियों का नया सद्भाव पाकर मानवीय प्रगति में नया उभार भी आएगा। शीर्षक प्रकृति की जीवन व्यवस्था। दृश्य प्रकृति में जो कुछ भी है अच्छी और बुरी दो प्रवृत्तियों में बटा हुआ है। जीवन की सूक्ष्मतम अवस्था जीवाणु का अध्ययन करें तो एक दूसरा तथ्य भी उपस्थित होता है। वह यह कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ किसी और की देन नहीं, यह तो स्वयंभू हैं। मनुष्य का अपना देवत्व ही अच्छी प्रवृत्तियां विकसित कर लेता और उनके सत्परिणामों से लाभान्वित होता है। उसका अंतः पिशाच ही दुष्प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट हो उठता और न केवल अपना अपितु दूसरों का भी सर्वनाश के छोड़ता है। जीवाणु अर्थात देवत्व की शक्ति प्रति जीवाणु या विषाणु असुरता का प्रतीक है। सेलुलोज आवरण से आच्छादित तरल प्रोटोप्लाज्मा से बने जीवाणु किसी भी स्थान पर नमी आदि पाकर स्वयं ही जन्म ले लेते हैं। यह इतनी सूक्ष्म सत्ता है कि 1 इंच की लंबी लकीर में इन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाए तो 25,000 जीवाणु बड़े मजे से खड़े हो जाएंगे। इतने आदमी एक पंक्ति में खड़े किए जाएं और यह माना जाए कि एक व्यक्ति औसतन 1 फुट जगह लेगा तो कुछ आदमियों के लिए 5 मील लंबी सड़क आवश्यक होगी। देवत्व सूक्ष्म तत्व है। अनुभूति के लिए वैसी ही सूक्ष्म बुद्धि दूरदर्शी समीक्षा चाहता है। यह न हो तो मनुष्य सामान्य स्वार्थ को ही उस श्रेणी में मानकर उसके लाभों से वंचित हो सकता है। विषाणु तो उससे भी सूक्ष्म और प्रभावी सत्ता है। 1 इंच में यह 1,41,000 आसानी से बैठ सकते हैं। अर्थात यदि वह आदमी बराबर हो तो यह माना जाए कि उनमें से प्रत्येक को 1 फुट ही जगह चाहिए तो 26 मील सड़क की आवश्यकता होगी। तात्पर्य यह हुआ कि बुराई की शक्ति अत्यंत सूक्ष्म है। वह कब आदम के यह पता लगाना भी कठिन है जब तक कि उतनी ही पैनी और सूक्ष्म निरीक्षण बुद्धि न रखें। जीवाणु जल में भी होते हैं और इस रूप में वे लोकसेवी हमारे जीवन के पोषक के रूप में काम करते हैं।
मिट्टी में पड़े मल और सड़न को बैक्टीरिया ही खाकर उसे अच्छी मिट्टी में बदलते रहते हैं। देव प्रवृत्तियां भी इसी तरह अपने को बढ़ाने में सहायक होती हैं। साथ ही वह सृष्टि के तत्व सड़ाकर सबको नष्ट कर स्वच्छ वातावरण बनाती हैं, जिससे सर्वत्र सुख शांति और प्रसन्नता बढ़ती है। जीवाणु 10 या 20 मिनट में ही अन्य जीवाणुओं को जन्म देने लगते हैं और 24 घंटे में 1,70,00,000 जीवाणुओं में परिणत हो जाते हैं। देवत्व एक क्षण के लिए भी उदित हो तो दूरगामी शांति और व्यवस्था की नींव गहरी जमा जाता है। दूसरी ओर विषाणु है जो जीवाणु के ही पैरों में लगा चला आता है। बुराइयां सदैव छद्मवेश में देवत्व के बहाने में आती है, अन्यथा उन्हें स्थान ही न मिले। इसीलिए अच्छाइयां जहां हमारे जीवन को अभिष्ट हैं, वहीं सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अतिथि और मित्र बनकर आए परिजनों में ही कहीं कोई अपनी दुविधा और भ्रम का लाभ उठाकर कोई चोर उचक्का तो नहीं आ धमकता। दूध में पड़ा बैक्टीरिया उसे दही बना देता है। देवत्व और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति समाज को भी उसी तरह सुंदर बना देती है जैसे दूध की अपेक्षा दही अधिक सुपाच्य हो जाता है। अपने जीवन में छोटी से छोटी वस्तु का उपयोग है। यदि हम भलाई के हर कण को अपनाने की कला सीख जाएं, तो हर किसी के आदर और विश्वास के पात्र बन सकते हैं। पर विषाणु जहां भी पहुंच जाए वहीं बीमारी पैदा कर दें, अर्थात बुराई के कर्म ही नहीं विचार भी हमारे पतन का आधार बन जाते हैं। जीवाणु तथा विषाणु दोनों की ही संचार और विस्तार व्यवस्था बड़ी व्यापक है। पक्षियों के परों में लिपटे जहाजों में चढ़कर यात्रियों के माध्यम से भी ये एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं और सर्वत्र महामारी की स्थिति पैदा कर देते हैं। कुछ न मिले तो हवा ही उनके लिए उपयुक्त वाहन है। इसी से ये कहीं भी जा पहुंचते हैं। अच्छाइयों और बुराइयों का क्षेत्र भी उसी तरह सर्वत्र खुला पड़ा है। स्वाध्याय के माध्यम से हम अर्वाचीन युग के देवत्व को भी अपने वर्तमान जीवन में बुला सकते हैं और नाटकों फिल्मों से भी अच्छे बनने की प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरों के अच्छे आचरण हमारे जीवन दीप बन सकते हैं और उनकी शिक्षाएं भी वही प्रेरणा दे सकती है। बुराइयों के लिए भी ठीक यही स्थिति है। बुलाएं तो मन ही मन से करोड़ों मनोविकार आमंत्रित कर लें। दृढ़ता हो तो दृष्टि में पड़ने वाली कुत्सा भी अंदर झांकने न पाए। हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्तियां जड़ न जमा पाएं, उसके लिए उन्हें मारने की मुहिम जागृत रखनी चाहिए। एंटीबायोटिक औषधियां जिस तरह शरीर में पहुंचकर वहां के विषाणुओं को चारों ओर से घेर कर रसद मार्ग काट कर उन्हें आत्मघात को विवश करती हैं, उसी तरह आत्म सुधार के लिए हमें प्रलोभनों को मार भगाने का, बुराइयों से लड़ने का मादा अपने अंदर से ही पैदा करना चाहिए। यदि ऐसा कर लें तो यह हमारी उसी तरह हानि नहीं कर सकती जिस तरह हॉस्पिटलों में टीबी, कैंसर आदि के मरीज भरे पड़े रहते हैं। स्वाभाविक है कि वहां विषाणुओं का सरोवर लहरा रहा हो। उसी वातावरण में डॉक्टर लोग दिन दिन भर काम करते रहते हैं, फिर भी उनका रत्ती भर भी अहित नहीं हो पाता। दैवी अंश प्रबल हो तो वह सशक्त जीवाणुओं की तरह शरीर की ढाल का कार्य करते हैं। उससे असुरता हावी नहीं होने पाती। आत्म सुधार की सबसे अच्छी प्रक्रिया यह है कि हम निरंतर रचनात्मक विचारों को मस्तिष्क में विकसाएं, रचनात्मक कार्य करते रहें। उससे बुराइयां अपने आप ही झांक कर लौट जाती है। जिस घर में पहले ही समर्थ लोग रहते हो वहां चोर उचक्के झांक कर ही लौट जाते हैं। लेकिन यदि सीलन, सड़न, गलन अपने भीतर ही हो तो कमजोर भले मानस को भी सशक्त बदमाशों द्वारा सताए जाने की तरह बुराइयों को पनपने का भीतर ही आधार मिल जाएगा। बाहर के विषाणु शरीर में आए पर शरीर सशक्त हो, पाचन तंत्र ठीक काम करते हो, रुधिर में श्वेत अणुओं की कमी न हो तो विषाणु रत्ती भर असर नहीं डाल पाएंगे, उल्टे नष्ट हो जाएंगे। पर भीतर विजातीय द्रव्य भरा हो, आदमी में आकर्षणों की सड़न भीतर भीतर बजबजा रही हो, तब तो वे अपनी शक्ति भीतर ही बढ़ाकर अपने विनाश का कारण बन जाएंगे। यही नहीं, विजातीय द्रव्य के बाद वे शरीर की कोशिकाओं को भी खाने लगेंगे। तब फिर जीवन का अंत होगा ही।